नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब मैं देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करती हूं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। आज वही भावना देश के हर एक व्यक्ति में नजर आई। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े से नौजवान तक, क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत नजर आया। और जब हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात कर रहे हैं तो इसी राष्ट्र के हित के लिए अगर कोई प्रयास संकल्प बन जाए और संकल्प साधना बन जाए तो वो होता है जो आज हुआ है। दरअसल राष्ट्रहित सर्वोपरि, इस संकल्प के साथ सुदर्शन न्यूज की वर्षों की मुहिम आज लालकोट से देश की नीति बन गई। जन्माष्टमी से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कर दी। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मनों का अंत करेगा और भारत को बनाएगा अभेद्य किला। साथ ही लालकोट की प्राचीर से उठी वो गर्जना जिसने अवैध घुसपैठियों की जड़ों को हिलाकर रख दिया, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये सुदर्शन न्यूज की जीत और राष्ट्र की सुरक्षा का नया अध्याय है। यह अध्याय कैसे हमारे संघर्षों की कहानी लिए हुए है, हमारे आने वाले सुनहरे भविष्य का उपसंहार लिए हुए है, किस तरीके से आज एक नई इबारत गढ़ी गई और सुदर्शन की मुहिम रंग लाई, उसे समेटती हुई आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक बार फिर सुदर्शन न्यूज की राष्ट्रहित सर्वप्रथम की मुहिम पर देश की मुहर लगी है। वो चाहे अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग हो या दुश्मनों के लिए ऐसे सुरक्षा कवच की मांग हो जो पूरे देश को कवर करे और सुरक्षित रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम की घोषणा करना और देश की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा करना एक तरह से सुदर्शन की जीत है और हमारी मेहनत रंग लाई है। प्रधानमंत्री ने लालकोट से हमारे प्रयासों को सम्मान दिया। ये हमारे लिए किसी मेडल से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लालकोट से देश को संबोधित करते हुए एक निर्णायक और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने 10 वर्षों में भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जो सिर्फ एक तकनीकी प्रणाली नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा और शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा कवच न केवल आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए है बल्कि दुश्मनों को करारा संदेश देने वाला है। नागरिक क्षेत्रों और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के इस निर्णय से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में नया युग शुरू होगा। सुदर्शन चक्र की घोषणा समय की मांग थी। जन्माष्टमी के पूर्व ही इस सुरक्षा कवच का ऐलान करना केवल प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। भारत हर चुनौती के लिए तैयार है और उसकी रक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सुनिए पीएम मोदी को वो ऐलान जो दुश्मनों को बेचैन करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के
पराक्रम और रणनीति का परिणाम है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। वही लालकोट की प्राचीर से आज सुदर्शन न्यूज के संघर्ष का सार उठा है। जी हाँ, घुसपैठियों पर सुदर्शन न्यूज का रुख शुरू से ही साफ रहा है। इन्हें निकालो और बाहर फेंको। आज जो सच लालकोट से देश के प्रधानमंत्री ने गर्ज कर कहा, वह सच सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी बरसों पहले देश को चेताकर कह चुके हैं। ये घुसपैठिए सिर्फ जमीन नहीं हड़प रहे, ये हमारे देश की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये हमारे नौजवानों की नौकरियां छीन रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रही हैं। सुदर्शन न्यूज बार बार हर मंच से, हर बहस में गरज कर कहता रहा है, ये देशद्रोही तत्व भारत माता के दुश्मन हैं। हमने स्वयं की सुरक्षा को दांव पर लगाकर संभल, मुरादाबाद, मालेगांव, उतरौला जैसे शहरों के अलावा नेपाल सीमा पर भी डेमोग्राफी बदलाव को भी 100% आंकड़ों के साथ साबित किया था। इसके साथ ही सुदर्शन ने पूरे महाराष्ट्र में घुसपैठ मुक्ति का आंदोलन चलाया और तथ्यों के साथ बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र के साथ साथ देश के बाकी राज्यों, खासकर सीमावर्ती जिलों में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदल दिया है। इसीलिए इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के उस पार है। आज सुदर्शन न्यूज की दहाड़ ही देश की नीति बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लालकोट की प्राचीर से मानते हुए ये कहा कि षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी, बहन बेटियों को टारगेट और जिस तरह से आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उसे ये देश सहन नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा, इस चिंता के निदान के लिए उन्होंने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है और ये मिशन देश में हो रहे आबादी के पैटर्न में बदलाव का अध्ययन करेगी। सबसे पहले सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री का वो ऐतिहासिक भाषण जिसने घुसपैठियों और उनके आकाओं की नींद उड़ा दी है। ये वही लाइनें हैं जिसे सुदर्शन न्यूज पिछले 2 दशकों से लगभग तथ्यों और साक्ष्यों के साथ हर दिन दिखा रहा था। सुनिए पीएम मोदी जी का वो भाषण। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
इस मामले में धर्म योद्धा जी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया है। एक वीडियो जारी करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की है और उनके इस राष्ट्रहित के अभियान में निस्वार्थ साथ देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये कहा कि देश की डेमोग्राफी अर्थात हिंदू मुस्लिम अनुपात को देश के कई क्षेत्र में षड्यंत्र पूर्वक बदला जा रहा है। मैं इसी बात को पिछले 22 वर्षों से कह रहा हूं और 2017 में हमने आंदोलन चालू किया, 18 में पूरे भारत की भारत बचाओ यात्रा करके जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की, वो इसी संतुलन के लिए की थी। साथ में मैं पुनः धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने घुसपैठ को भी मुद्दा बनाया और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लाल किले के प्राची से इस बात को कहा। सुदर्शन के प्रयास धन्य हो गए कि हमने इन बातों को जब कहा था तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, हमारी बातों के हेट स्पीच कहते थे। मेरे ऊपर इतने एफआईआर है, उसमें से ज्यादातर एफआईआर इन 2 बातों के लिए ही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब देशभक्त होते हैं और वास्तव में अपने राज सत्ता की भूमिका निभाना चाहते हैं तो फिर ऐसे मुद्दे पर बोलते ही है और वो बोले हैं। इसलिए मैं सुदर्शन के करोड़ों को दर्शकों की तरफ से और पूरे हिंदुस्तानियों से जो इस देश को वास्तविक चरित्र को बचाना चाहते हैं उन सभी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं और वचन देता हूं कि इन प्रयासों में आपकी तरफ से जो भी गतिविधि की जाएगी उन सभी में हम अपनी प्राण की बाजी लगाकर आपके साथ लड़ेंगे। सुदर्शन न्यूज राष्ट्र और धर्म के खिलाफ रची गई हर साजिश को बेनकाब करता आया है। तमाम विरोधों और हमलों के बावजूद भी हम सत्य और न्याय की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। हम आगे भी भारत के खिलाफ बुने गए हर जाल को काटकर अपने राष्ट्र सर्वोपरि संकल्प को ऐसे ही सतत चलायमान रखेंगे। जहां देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पीएम घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी नदारद रहे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सोनिया गांधी भी नहीं पहुंची। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या देश की आजादी का कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है? क्या पीएम के विजन 2047 से कांग्रेस को नफरत है? क्या भारत की सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से कांग्रेस को दिक्कत है? अगर नहीं तो फिर इस बार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस क्यों नहीं पहुंची? जहां कांग्रेस इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो वहीं दूसरी ओर भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। भारत हर क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। चंद्रमा से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ही भारत है। ये बातें साबित करती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 21वीं सदी भारत की सदी है। दुनिया ने नए भारत की बुलंद तस्वीर देखी है। ये बुलंद तस्वीर आत्मनिर्भरता को समेटे हुए है। लेकिन जो बात दशकों से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी कहते आए कि वास्तविक चरित्र अगर बचाना है तो घुसपैठियों को बाहर करना होगा। ये केवल बातों में नहीं आना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए और संकल्प को साधना बनाकर इसे सार्थक भी करना होगा। वरना वही होगा जो आज भी हुआ है। आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ था, आज जब इस पावन दिन पर 140 करोड़ भारतीय एक सुर में तिरंगे की आन बान शान को लेकर भारत माता के जय घोष लगा रहे थे, जब प्रधानमंत्री लालकोट की प्राचीर से 140 करोड़ संकल्पों की बात कह रहे थे, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि को राष्ट्रभक्ति की धारा से ओतप्रोत कर रहे थे, तो ठीक उसी क्षण, उसी पल देवभूमि हरिद्वार की धरती पर, हरि का जो द्वार है, उस धरती पर एक नापाक खेल खेला जा रहा था। यह खेल था तिरंगे का इस्लामीकरण। आपके सामने वो तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर कोई भी राष्ट्रभक्त आक्रोशित होगा,
उसका खून गुस्से से उबल उठेगा, क्योंकि आज वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए। तिरंगे का अपमान, तिरंगे का इस्लामीकरण। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिहादी मानसिकता से ग्रस्त कुछ तत्वों ने राष्ट्रीय ध्वज से अशोक चक्र हटा दिया और उसकी जगह कुरान की आयत लिख दी। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं। यह केवल एक कपड़े पर लिखी पंक्तियां नहीं थी, यह भारत माता का अपमान था, यह 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का अपमान था, और सबसे बढ़कर यह हमारी कई वर्षों, करोड़ों वर्षों पुरानी सनातन संस्कृति पर सीधा हमला था। सोचिए, जिस ध्वज के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उस ध्वज का अपमान, और वो भी ठीक 15 अगस्त के दिन। क्या ये महज संयोग है? नहीं, ये सुनियोजित मानसिकता का हिस्सा है। एक ऐसी मानसिकता जो भारत को भारत नहीं रहने देना चाहती। जब यह खबर बजरंग दल के पदाधिकारी जीवेंद्र तोमर तक पहुंची, तो उन्होंने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधे थाना पथरी पहुंचे और तुरंत कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज किया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले इन जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होते। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की हरकत थी, कुछ जिहादी तत्वों की हरकत थी, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्या ऐसे तत्व भारत में खुलेआम पल रहे हैं जो स्वतंत्रता दिवस के दिन भी तिरंगे को नहीं बख्शेंगे? अगर आज हम चुप रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत देंगे? यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, यह हमारी चेतना, हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। अगर देवभूमि जैसे पवित्र धरती पर इस तरह की हरकत हो सकती है, तो यह पूरे देश के लिए एक सख्त चेतावनी है। आज जरूरत है कि हम एकजुट होकर इस तरह की सोच को जड़ से खत्म करें। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज को अपनी रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि तिरंगा, भारत माता और सनातन संस्कृति की रक्षा कोई विकल्प नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी शपथ है। आज के दिन विष्णुपुरा गांव में एक जिहादी मानसिकता दिखाते हुए कुछ 2-3 लड़कों ने एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। एक भारतीय जो ध्वज होता है, जो राष्ट्र का एक सम्मान होता है, उस ध्वज का अपमान करते हुए उन्होंने बीच में से अशोक चक्र हटाया और अशोक चक्र की जगह उन्होंने अरबी में एक कलमा लिखा, जिसका अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। तो इन्होंने एक साफ साफ संकेत दिया है कि हम आने वाले समय में भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तो उसके खिलाफ हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। तो ये धर्म युद्ध है, ये राष्ट्र की अस्मिता को बचाने का युद्ध है, जो संकल्प के साथ इस जिहादी सोच, इस मानसिकता को खत्म करने के लिए जरूरी है। अगर आज हम एक होकर ऐसी मानसिकता के विरुद्ध नहीं खड़े होंगे, तो यकीन मानिए ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बद से बदतर हो जाएगा। और आइए अब बात कर लेते हैं उस प्राकृतिक आपदा की जो उत्तरकाशी के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घटी। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती इलाके में बादल फटने से भीषण तबाही आई। क्षेत्र पूरी तरह से दहल उठा। हादसे में अब तक जो खबर मिल रही है, 48 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई अभी घायल हैं। कई लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें निकालने के लिए, उनके बारे में पता लगाने के लिए लगातार सर्च अभियान चल रहा है। जो लोग वहां फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुनील शर्मा ने घटना स्थल से हालात वहां से बताते हुए कहा कि आज इस हादसे का दूसरा दिन है और राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सेना और स्थानीय लोग सभी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। जो यात्री ऊपर फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए राहत कार्य का जायजा लेने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया, चशोती में बादल फटने वाली जगह पर जाने के लिए मैं जम्मू से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रवाना हुआ था, लेकिन 1 घंटे की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा क्योंकि उतरना संभव नहीं था। इसके बाद मैं सड़क मार्ग से रवाना हुआ। हालांकि ये एक लंबा और दुर्गम पहाड़ी इलाका है और मौसम भी खराब है। उधर भाजपा नेता शगुन परिहार भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। प्रशासन, सेना और राहत एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं, लेकिन कठिन पहाड़ी रास्ते और खराब मौसम बचाव कार्य को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि जब तक अंतिम व्यक्ति को सुरक्षित नहीं निकाल लिया जाता, राहत बचाव अभियान जारी रहेगा। देखिए, बड़ा ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है हमारे चिशोती में। हमारी कोशिश ये है कि कल हमने यही कोशिश की कि जो भी वहाँ पे जो मलबे में फंसे हुए थे लोग, उनको हम निकालें। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। आज रात को ही हम 2 बजे वहाँ से आए, तो लगभग एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो मैक्सिमम लोगों को हम वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। और लगातार बचाव और राहत कार्य जारी है। चूंकि यात्रा जो पिलग्रिम्स हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। अभी लगभग 6000 यात्री सुबह से अभी इवैक्यूएट हुए हैं। इस वजह से कोई मशीनें अभी काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मैनुअली एनडीआरएफ, सीआरपी, आर्मी, 17RR, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, इसके अतिरिक्त स्थानीय लोग सभी मैनुअली काम कर रहे हैं। अभी कुछ मिनट पहले एक और डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो ले दे के जो डेथ टोल है वो 48 पहुंचा और इंजर्ड 107 हैं। वो सारे अंडर ट्रीटमेंट हैं मेडिकल कॉलेज जम्मू, मेडिकल कॉलेज डोडा और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में। तो लगातार रेस्क्यू पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मौसम जिस तरीके से खराब हो रहा है, मौसम की चुनौतियां आड़े आ रही हैं। लेकिन हमारे तमाम जो वहां पर बचाव अभियान में जुड़े हुए बचाव कर्मी हैं, वो हर चुनौती को पार पाते हुए जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का चसोती गांव, जहां पर बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से बादल फटता है, भूस्खलन होता है, भारी तबाही आती है। पल भर में घर मलबे में दब जाते हैं, खेत पानी और पत्थरों से भर गए और लोगों की चीखें घाटी में गूंज उठी। लेकिन इसी तबाही के बीच एक नाम सबसे पहले उम्मीद बनकर उभरा, भारतीय सेना। दुल में तैनात डेल्टा फोर्स की 17 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान बिना एक पल गंवाए मौके पर पहुंच गए। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सड़कें टूटी हुई हैं, उफनती नाले हैं, पूरी तरह से जो रास्ता है वो खत्म हो चुका है, फिसलन भरी मिट्टी से होकर गुजरना था। लेकिन जवानों ने हार नहीं मानी। सेना, नागरिक प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर राहत और बचाव का काम कर रही हैं। मिशन साफ है, एक भी जिंदगी छूटनी नहीं चाहिए। 5 से ज्यादा राहत टीमें, 300 से अधिक सैनिक, डॉक्टरों की टुकड़ियां और आधुनिक बचाव उपकरण दिन रात लगे हुए हैं। अब तक की स्थिति बेहद दर्दनाक है। मृतकों की संख्या 48 पार हो रही है, जिनमें से 36 की पहचान हो चुकी है। परिजनों को 34 शव सौंपे गए हैं। 73 लोग अब भी लापता हैं। 300 घायल बताए जा रहे हैं। उधर गंभीर रूप से घायल लोगों को किश्तवाड़ और जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भद्रवाह सैन्य अस्पताल से अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई है। सेना ने नाले पर पैदल पुल बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि राहत सामग्री और उपकरण तेजी से पहुंच सके। मिट्टी हटाने वाली मशीनें यानी जेसीबी से भी लगातार काम लिया जा रहा है। लेकिन मौसम चुनौती है। इस चुनौती पर पार पाना ही सेना का संकल्प है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एन अरुण का संकल्प साफ है, जब तक आखिरी व्यक्ति सुरक्षित नहीं पहुंचा दिया जाता, हमारे जवान बैरकों में नहीं लौटेंगे। ये सिर्फ बचाव कार्य नहीं है, बल्कि जिंदगी और उम्मीद की जंग है।
इस हादसे ने हमें एक बार फिर दिखा दिया कि संकट की घड़ी में भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद के लिए तत्पर खड़ी है। और अब बात उस खबर की कर लेते हैं जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि आज भारतीय समय के अनुसार रात 1 बजे दो बड़ी ताकतों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात बहुत कुछ तय करने वाली है। अलास्का का एंकोरेज शहर दुनिया की नजरों का केंद्र बन चुका है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने मिलने वाले हैं। ये बैठक केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं है बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति का एक अहम मोड़ हो सकती है। अमेरिका रूस संबंध दशकों से संघर्ष, शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच झूलते रहे हैं, लेकिन इस बार दांव और भी ऊंचा है। यूक्रेन युद्ध का भविष्य, परमाणु तनाव और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन। यह बैठक अमेरिका के जॉइंट बेस एल्मिडोर्फ रिचर्डसन में हो रही है, जो एक सैन्य अड्डा है। इसे चुने जाने के पीछे दो कारण स्पष्ट है: अभेद्य सुरक्षा और सामरिक महत्व। ये वही जगह है जहां अमेरिकी सैन्य संसाधन, नियंत्रित एयर स्पेस और हाईटेक निगरानी प्रणाली मौजूद है। बैठक की सुरक्षा इतनी सख्त है कि हर अमेरिकी एजेंट के मुकाबले एक रूसी एजेंट मौजूद रहेगा। हथियारों तक की संख्या बराबर रखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट से कह रही है कि बैठक अलास्का के समय अनुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, जो 16 अगस्त को भारत में मध्य रात्रि का समय होगा। इसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की भी उम्मीद है। यह वार्ता जॉइंट बेस एल्मिडोर्फ रिचर्डसन में होगी, जो एक सैन्य प्रतिष्ठान है जहां लगभग 30,000 सैन्य कर्मी, उनके परिवार और असैन्य कर्मचारी रहते हैं। यह बेस रूसी सीमा से लगभग 700 मील दूर स्थित है। ट्रंप शुक्रवार को सुबह 6:45 पर यानी भारतीय समयानुसार 4:15 बजे व्हाइट हाउस से निकलेंगे। एयरफोर्स 1 विमान से लगभग 6 से 7 घंटे की यात्रा करेंगे और शिखर सम्मेलन के लिए एंकोरेज पहुंचेंगे। उनका स्थानीय समयानुसार शाम 6:45 बजे यानी भारतीय समय के हिसाब से 7:15 बजे के करीब अलास्का से प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। यूक्रेन के लिए यह बैठक निर्णायक साबित हो सकती है। अगर ट्रंप और पुतिन किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो यह संभव है कि युद्ध विराम की दिशा में पहला कदम उठ जाए। यानी मुलाकात महत्वपूर्ण है, बात महत्वपूर्ण है और यह मुलाकात आने वाले समय के लिए बहुत कुछ तय करने वाली है। और आइए अब हमेशा की तरह हम जनमत के जब आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी वक्त आज की गुड न्यूज का है, पॉजिटिव न्यूज का है। गुड न्यूज भारत की एक और तरक्की से जुड़ा हुआ है। जैसा हमने आज जनमत की शुरुआत में कहा था कि जब संकल्प साधना बन जाए, प्रयास संकल्प और संकल्प साधना बन जाए, तो फिर असंभव को भी संभव कर पाना बहुत आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही भारत ने किया है। बिजली आधुनिक भारत की प्रगति की रीढ़ है, और अगर यही बिजली ऐसे स्रोतों से मिले जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए, तो इसे कहते हैं सच्चा विकास, सतत विकास। आज स्वतंत्रता के महोत्सव पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो खबर दी जिस पर हर भारतीय को गर्व है। भारत ने गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों से अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% लक्ष्य, जो 2030 में पूरा होना था, 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। पेरिस समझौते के तहत भारत का एनडीसी यानी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान ये कहता था कि वर्ष 2030 तक हमारी आधी बिजली क्षमता सौर, पवन, बड़े जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा से आएगी। लेकिन भारत ने ये मील का पत्थर 2025 में ही छू लिया है।
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ताजा आंकड़े कह रहे हैं कि कुल स्थापित बिजली क्षमता 484.82 गीगावाट में से 242.78 गीगावाट यानी 50.08% अब गैर जीवाश्म स्रोतों से है। इस उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री की पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर, सोलर पार्क और वायु सौर हाइब्रिड नीतियां, जिन्होंने गांव से लेकर शहर तक, खेत से लेकर फैक्ट्री तक ऊर्जा क्रांति की लौ जलाई। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो सिर्फ ऊर्जा में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी विश्व गुरु है। ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को देगी स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और सुरक्षित भविष्य की गारंटी। आने वाला भविष्य और उज्जवल हो, भारत विश्व गुरु बने, इसी कामना के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।